ओके बेटा, ठीक है। तो दिस क्लास इज फॉर बीकॉम सेमिस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर एंड आई होप यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलरेडी जो आपकी क्लासेस हुई हैं उसमें अटेंड किया होगा, ऑफलाइन क्लासेस कुछ कॉलेजेस में होती थी आपके, जो लर्नर सपोर्ट सेंटर एस वेल ने बनाए हैं। तो आई होप कि आप में से कुछ बच्चे वहां गए होंगे। और ये 5 सेशंस देखो, 5 दिन लगातार, 8 9 10 11 12, 5 दिन लगभग आपको 2-2 घंटे के 5 सेशंस दिए गए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो इसमें कुछ तो मैं बताऊंगा अपनी तरफ से, लगभग मतलब एक एक सवाल, जैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो लगभग हम कोशिश करेंगे एक एक सवाल की तैयारी आप एक एक दिन में करते जाएं, ठीक है। तो अभी 5 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस सब्जेक्ट के बारे में आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। आपको काफी कुछ पता भी होगा, फिर एक बार आपकी बात सुनेंगे। तो ये तो सिलेबस है देखो डीयू का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो आई होप पेज नंबर 70, एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, आप सबके पास होगा। बहुत डिटेल में मैं इस पे नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा। देखो, अगर हम सिलेबस देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है, देखो दिख रहा है ना आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? कोई बोल दिया करो अनम्यूट करके यस सर, ताकि समझ आए हाँ चीज दिख रहा है, सुन रहे हो हैं। इज दिस स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखो सिलेबस है, और इस सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं आपकी। और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट 3 डिसीजन मेकिंग, यूनिट 4 है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो यूनिट 4 जो है वो सबसे बड़ी है। तो उस यूनिट 4 में 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। अभी मैं आपकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका पेपर किस पैटर्न पर आता है। और यूनिट 5 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। 1 मिनट, अगर आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो वो मैं बता दूं कि एसओएल का स्टडी मटेरियल अच्छा है, आई होप कि आप सभी को मिल गया होगा। उस स्टडी मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ज्यादातर मैं जो 2 टेक्स्ट बुक्स रेफर करता हूँ, वो एक तो देखो इसमें कहाँ लिखी है, महेश्वरी एंड मित्तल, महेश्वरी एसएन एंड एसएन मित्तल, दिख रहा है ना आपको? सिलेबस में मेंशन्ड है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग श्री महावीर बुक डिपो न्यू दिल्ली। तो अगर बुक रेफर करना चाहते हैं तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। और एक और बुक है जो कि एडिशनल सोर्सेस में लिखा है, देखो, अरोड़ा एमएन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिमालय पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली। तो ये 2 बुक्स अच्छी हैं इसको, इस पेपर के लिए। तो आप अपना एसओएल का स्टडी मटेरियल अच्छे से देखें। 10 इयर्स कुछ बाजार में आते हैं, अगर पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आप देखना चाहते हैं कि किस तरह का पेपर्स आए हैं, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। और 2 टेक्स्ट बुक अगर आपने पहले ली हैं या लेना चाहते हैं, या कहीं से भी आपने रेफर किया, तो आप रेफर कर सकते हैं एमएन अरोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिमालय पब्लिशिंग हाउस। और ऊपर मैंने देखो बताया है महेश्वरी एसएन, एसएन महेश्वरी एंड एसएन मित्तल। तो ये 2 बुक्स प्लस अपना एसओएल का स्टडी मटेरियल, कोई 10 ईयर जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपको गाइडलाइंस वगैरह बताई थी किसी ने कभी कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस यूनिट पे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ पता है आप लोगों को? ये देखो एक स्क्रीन पे टेबल दिख रही है, बोलो यस और नो। प्रॉम्प्टली जवाब दिया करो जब मैं कुछ पूछूं ना, एकदम अनम्यूट करके बोलो, यस ताकि सर। वो ऑनलाइन में बेटा, एक तो आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है ना कि कनेक्शन, जब बच्चा बोलेगा तभी तो समझ आएगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। तो ये टेबल देखिए, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, इसका 7 मार्क्स का एलोकेशन है। यूनिट 2 मार्जिनल कॉस्टिंग, इसका 15 मार्क्स। यूनिट 3 डिसीजन मेकिंग। अच्छा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको काम का लगता है उसका वहीं की वहीं स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिए, ताकि आप उसको बाद में रेफर कर सकें, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि आपको पढ़ते पढ़ते जहां भी जो रेलिवेंट चीज लग रही है, जरूरी चीज लग रही है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज फॉर 15 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग इज फॉर 15 मार्क्स, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉर 30 मार्क्स। तो मैंने बताया था ना यूनिट 4 काफी भारी भरकम है, इसकी काफी अच्छी वेटेज है। तो 30 मार्क्स मतलब 2 सवाल आपके पेपर में बजटरी कंट्रोल सिस्टम और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम पर आने हैं, मतलब एक बजटरी कंट्रोल पर और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। और यूनिट 5 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिस पर 8 नंबर का सवाल आएगा।
तो ये वेटेज दे रखी है 75 के हिसाब से। अगर 100 का पेपर होता है तो आपको पता ही है, फिर वो 20-20 के हिसाब से बन जाएगा। वैसे 75 का ही पेपर बनता है, तो आप इसी वेटेज को फॉलो करेंगे। आपके मार्क्स अगर 100 में से लगना है तो वो स्केल अप अपने आप कर दिए जाते हैं। तो इस वेटेज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमें जो पेपर में कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी। तो अब ये 5 ही क्लासेस दी गई हैं, देखो तो रिवीजन क्लासेस है, आप सबने पढ़ रखा है। तो हम यूनिट 1 और यूनिट 5 इन दोनों की कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें। और कल हम यूनिट 2 की बात करेंगे, परसों यूनिट 3 की, और फिर अगली 2 क्लासेस में एक में बजटरी कंट्रोल यूनिट 4 और एक में बजटरी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूनिट 4। तो समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आज हम यूनिट 1 और यूनिट 5 जिनको दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा पेपर के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 5 को आज कवर करने की कोशिश करें, और कल हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट 2 को पढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक अभी जो मैंने बोला, तो इससे आपको कुछ कहना है, पूछना है, तो आप जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे काम शुरू करते हैं। बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना कहना है इतना जो अभी मैंने बोला इस डिस्कशन के दौरान? इफ यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है ना, तो मानकर चलेंगे कि आपने पढ़ रखा है, कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो जल्दी से बोला करो। चैट में भी लिख सकते हो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, और नहीं तो फिर मैं आगे अपने सेशन को लेकर जाता हूँ, ठीक है? यूनिट 1 और यूनिट 5 दोनों थ्योरी हैं, तो इन दोनों से कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं आएगा, लेकिन 15 नंबर का पेपर में सवाल आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट वो यूनिट 1 पर ही होता है, अगर पुराना प्रैक्टिस आप देखेंगे तो मतलब 15 मार्क्स की वेटेज ये यूनिट 1 प्लस यूनिट 5 रखते हैं। तो हम अभी उसी पर बात करेंगे। सर तो जल्दी से, हाँ बोलिए बेटा, बोलो जल्दी बोलो, कौन बोल रहा है? देखो इतना समय हम नहीं लगा सकते हैं बेटा, जिसको भी बोलना है जल्दी कुछ बोलिए, नहीं तो आगे चल रहे हैं। नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम आगे देखो अपने सेशन को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो पहले थोड़ा सा बात करने आपसे, अगर ठीक, तो यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, ये देखो सिलेबस आपके सामने है। यूनिट 1 मीनिंग, थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बात कर लूं, फिर अभी आपको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट यूजेस डेटा फ्रॉम बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब अगर सीरीज में बोले, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा विच इज रेलेवेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग, कंट्रोल एंड ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग। तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने डेटा बनाया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था ना 4th सेमिस्टर में आप सभी ने, तो उसमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग में करते थे आप, कॉस्ट शीट बनाते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो जो सारे चैप्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, वो जो सारा डेटा बन गया। अब हाउ दिस डेटा कैन बी यूज्ड for the purpose of managerial decision making, तो that is something which is being done in management accounting। अब फिर इसके बाद इसमें बात होनी है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड सिमिलरली कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो हाउ कॉस्ट कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट रिडक्शन। तो ये सारा कंटेंट है जो हमें यूनिट 1 में डिस्कस करना है। तो इसको अभी देखो एक एक करके शुरू करते हैं। कोई बता सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अभी मैंने बताया आपको, समझ आया कुछ? Yes, sir. ओके। तो अब देखो बेटा, जब समझ आ रहा हो वो भी चैट में लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, वी आर एबल टू गेट इट। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, वो भी चैट में लिख सकते हो। तो दोनों काम करने चाहिए हमें। तो ये देखो, ये एम.एन. अरोड़ा की बुक से ही कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज की बात हो रही है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो है वो कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा for the purpose of management decision making, management activity, तो that is being done in management accounting। अब देखो एक डेफिनेशन लिखी है वहां, इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट एंथनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो सिंपल सी बात है, यही बता रहा हूं मैं बार बार, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यूजफुल टू मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जो मैनेजमेंट को प्लानिंग में, जो मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग में, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, इससे मतलब ये मतलब है। ठीक है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWAI has defined management accounting as a system of collection and presentation of relevant economic information relating to an enterprise for, देखो यहां भी वही तीन बात है, मैनेजमेंट को क्या करना है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूज होगी? फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो आई होप सबको समझ आया क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इस अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, अभी उस पर बात करते हैं। ठीक। तो आप सभी को ये बातें समझ आ रही हैं? ओके, वेरी गुड। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो करेक्टरिस्टिक्स, तो अभी मैं बोल रहा था ना, इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज यूजफुल फॉर प्लानिंग, इट इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। The essential aim of management accounting is to assist management in decision making and control। अब ये डिसीजन मेकिंग जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, उसमें ये बार बार पढ़ेंगे, जैसे किस तरीके का डिसीजन लेना है, मेक और बाय। एक प्रोडक्ट हम खुद बनाएं या बाजार से बना बनाया खरीदें, तो मेक और बाय डिसीजन, रिपेयर और रिप्लेस डिसीजन, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन, ये सब आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैंने बोला था ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दोनों चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो सवाल ही नहीं होता। तो बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग derived from financial and cost accounting records। then third is you have internal use। internal use मतलब ये क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट ओनली। मैनेजमेंट कौन होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल होता है। जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, कस्टमर, क्रेडिटर, सप्लायर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबके लिए है। जो एनुअल रिपोर्ट्स बनती है वो हर कोई देखता है, लेकिन आप जो बजट बनाते हो, बाहर कोई नहीं देखेगा आपका बजट। जो वेरिएंस एनालिसिस आपने किया वो कोई नहीं देखेगा, कौन देखेगा? सिर्फ मैनेजमेंट देखेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सक्लूसिवली फॉर यूज बाय मैनेजमेंट फॉर इंटरनल यूज। नेक्स्ट ये क्या पढ़ रहे हैं हम? जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो उसका मीनिंग, फीचर्स, नेचर, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। प्योरली ऑप्शनल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है ना आपने, मैंडेटरी होता है कि आपको ऑडिट कराना है, अगर इतनी टर्नओवर है तो करना है, तो लेकिन और अकाउंट्स बनाना तो मैंडेटरी है ही प्योरली, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलेंटरी टेक्निक एंड देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कानूनी रूप से आपके ऊपर कोई बाध्य नहीं है आपकी भाई हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। कंसर्न्ड विद फ्यूचर, अभी बोल रहे हैं ना बेटा हम बार बार, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। प्लान किसके लिए बनाते हो? जो बीत गया या जो आने वाला है? तो स्वाभाविक सी बात है जो आने वाला है। डिसीजन उसी के लिए करेंगे ना जो अभी होने वाला है। तो कंसर्न्ड विद फ्यूचर, as management accounting is concerned with decision making, it is related with future because decisions are taken for future course of action and not the past। then flexibility in presentation of information, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए।
अभी स्क्रीन पर वो रहेगा कंटेंट, एक बार आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आवाज आ रही है ना मेरी? स्क्रीन भी दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब फॉर्मेट्स है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा, फाइनल अकाउंट्स इस तरीके से बनेगा, इवन कॉस्टिंग में भी कॉस्ट शीट इस तरीके से बनेगी। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, आप जैसे चाहें अपने मतलब प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो वही सब कुछ यहाँ लिखा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। तो अभी हमने बात की बार बार इसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से शुरू होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप सभी जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप जानते हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम करेंगे तो वी नीड टू प्रिपेयर बजट्स, वी नीड टू प्रिपेयर फोरकास्ट इन ऑर्डर टू प्लान बिजनेस एक्टिविटीज फॉर द फ्यूचर। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, मतलब जब तक बजटिंग फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रहेगा। टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्स प्लानिंग, तो इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज, management accountant has to depend upon tax accounting and planning to minimize its tax liabilities and save more funds for the business। तो टैक्स कंसीडरेशन का भी ध्यान रखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, बता रहे हैं ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए बनाया जाता है? इंटरनल यूज के लिए, मैनेजर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर इफेक्टिव एंड टाइमली डिसीजंस देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट एंड इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। तो रिपोर्टिंग के लिए यूज होगा कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, आगे अभी हम पढ़ेंगे भी कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि एनी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से समझ आता है कंट्रोल कैसे होगा। जब एक बजट होगा एक एक्चुअल होगा, तो बजट और एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो बजट के हिसाब से रहे, तो वो कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सब आपने कुछ कॉस्टिंग में भी पढ़ा था, इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल यहाँ पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कॉस्ट कंट्रोल के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रहेगा। कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी ये यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स। तो जब जैसे ब्रेक इवन पॉइंट आप पढ़ते हो तो ब्रेक इवन चार्ट बनता है, कहीं टेबल्स बनाएंगे, कहीं ग्राफ्स बनाएंगे, तो दैट इज ऑल कवर्ड इन स्टैटिस्ट, मतलब बेसिकली दैट इज ऑल पार्ट और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन यू हैव इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि ये डेटा की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना डेटा नहीं होता, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज करता है। और वो डेटा रिलायबल कब होगा?
when you have adequate system of internal control and internal audit. So management accounting heavily depend on internal financial control like internal audit and internal check to plug loopholes in the financial system of the concern. Financial analysis and interpretation. So management accounting employs various techniques to analyze and interpret financial data to make it understandable and usable to the management. तो डेटा बनाना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको यूजफुल बनाना, इंटरप्रिटेशन, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. अदर सर्विसेज तो कुछ ऑफिस सर्विसेज, सॉरी. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एंड कंट्रोल ऑफिस रूटीन्स and procedures like filing, copying, communicating, electronic data processing and other allied services. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये सारी सर्विसेज भी करता है आपके लिए. तो अभी ये देखो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि कौन कौन से मतलब स्कोप है, पार्ट है, कंपोनेंट है या स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम बात कर रहे हैं. तो एक बार फिर बता रहे हैं, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ से शुरुआत होती है. Then you need to prepare budgets and forecast. You have to be careful about the tax planning. Reporting to the management is again part of management accounting. Cost control procedures, ensuring that the cost is in budget. Statistical tools like graph, charts, etc. They are also part of the management accounting or scope of management accounting. Authenticity of data is ensured by internal control and internal audit. So that should also be there. Financial analysis and interpretation and various other services are also within the scope of management accounting. Like you have this filing, copying, communicating, electronic data processing, etc. तो देखो, आई होप कि ये समझ आया स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. 1 मिनट के लिए मैं रुक सकता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेटा. कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए, नहीं तो आगे चलते हैं. आज की क्लास लगभग थ्योरी की है पूरी, और बाकी चारों क्लास में हम लगभग प्रैक्टिकली कराएंगे, क्योंकि वो यूनिट्स वो हैं जिसमें प्रैक्टिकल आपका आएगा. इसमें थ्योरी है यूनिट 1 और यूनिट 5, और 15 मार्क्स की आएगी. जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं मैं बता दूं, यूनिट 1 प्लस यूनिट ये मुझे रिमूव किसने किया था मीटिंग में से? ऐसा भी कर देते हो बेटा? सर एक अनुज नाम का था कोई, अब उसको रिमूव कर दो. वो खुद ही चला गया सर. देखो, शाबाश. इसी सेटिंग आपकी चेंज करवाएंगे जिससे ये ना हो पाए नेक्स्ट टाइम. ओके, अब स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना? नो सर अभी नहीं दिख रहा. मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट. अब दिख रहा है? हाँ जी सर. Yes, sir. वीडियो, अब आवाज तो सुन रहे हो, वीडियो दिख रहा है? यस सर. Yes, यस sir. सर. सर अनुज वापस आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लाइक मैं उसको मीटिंग में बुला सकता हूँ ऐसा लिखा आ रहा है. उसको नहीं नहीं तो बुलाता है क्यों ना. बुलाना है इसको? तो परमानेंटली रिमूव कर दो. हाँ जी सर, नहीं बुला रहा. इसको बिल्कुल. कोई स्टाफ से है या एसओएल में? नहीं, पता नहीं सर कौन है. चलिए ठीक जब है. इसने आपको रिमूव करा उसके बाद फिर ये लीव हो गया, तो इसी ने हाँ. किया था मतलब. चलिए ठीक है. तो स्क्रीन दिख रहा है, सब दिख रहा है, आगे चलते हैं. अभी किसी को कुछ पूछना है तो बोलो. वो तो मैंने सर बाई आप चांस रिपीट कर रहे नोटिस. थे ना कि यूनिट 1 और यूनिट 5 के बारे में, वो आपकी ऑडियो कट हो गई थी, वहां से रिपीट कर दीजिए. बेटा मैं ये कर रहा था, रिपीट लो, देख लो एक बार. ये था. अब ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? देखो एक टेबल बनी हुई है. यस सर. यूनिट 1 7 मार्क्स की है, यूनिट 2 15 आउट ऑफ 75 हम बात कर रहे हैं. यूनिट 3 15, यूनिट 4 30, यूनिट 5 8. तो ये मैं बोल रहा था बेटा, यूनिट 1 7 मार्क्स प्लस यूनिट 5 8 मार्क्स, तो 7 + 8 ये टोटल हो गए 15.
15 नंबर का पेपर में जो एक क्वेश्चन नंबर 1 यूजुअली आता है वो यूनिट 1 प्लस यूनिट 5 से आता है, ठीक है। यस सर। और इसमें देखो ये गाइडलाइंस है इस पेपर की जो बनी है, ये मैं वहीं से दिखा रहा हूं आपको। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, द यूनिट कवर्स ऑल थ्योरेटिकल टॉपिक्स, दिख रहा है स्क्रीन पर। यूनिट 1 में से सब थ्योरी आएगी। और इसी तरह मैं बोल रहा था यूनिट 5 देखो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ओनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन द यूनिट। तो मैं ये बोल रहा था कि यूनिट 1 और यूनिट 5 इन दोनों में से सिर्फ थ्योरी आएगी और ये अल्टीमेटली 15 नंबर की है। और आज की क्लास में सर हमें ये कंप्लीट करना है 5। हाँ बोलो। सर ये जो यूनिट 4 है बजटरी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वो इसमें 30 चॉइस मार्क्स की आएगी? है ना। दोबारा बोलो। इसमें चॉइस आएगी क्या? नहीं नहीं, चॉइस नहीं आएगी। मतलब बजट वर्सेस बजट और आपका मतलब ओके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये ऐसा होगा, पार्ट ए में बजट है, पार्ट बी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ऐसी ऑप्शन में पार्ट ए में बजट है, पार्ट बी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। मतलब छोड़ कुछ नहीं सकते। अगर आप मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि सर हम कोई यूनिट छोड़ सकते हैं, कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, बहुत छोटा सा ओके कोर्स है, इसमें छोड़ने का कहीं कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। ओके यस सर। सर। और किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए। ये क्लास आपकी 5 बजे शुरू हुई है और 7 बजे तक चलेगी, 2 घंटे की क्लास है आज। और डेली हमारे साथ आपकी दो घंटे की क्लास है। और ये हम आज यूनिट 1 और यूनिट 5 दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। Yes, तो sir. कुछ नहीं पूछना किसी को। तो आगे प्रोसीड करें। हम कहाँ तक पहुंच गए थे देखो। अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया था स्कोप। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में बोलते रहोगे ना, थोड़ा पता चलेगा। वो बताओ, रिमूव भी कर देता है बच्चा है। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो स्क्रीनशॉट्स लेना है तो लेके रख लिया करो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। बार बार समझा रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर प्लानिंग। इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू फोरकास्ट and prepare short-term and long-term plans for the future activities of the business एंड फॉर्मुलेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो ये आपकी मदद करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। देन यू हैव कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये प्लानिंग में भी मदद करता है, कोऑर्डिनेटिंग में भी मदद करता है। देखो कोऑर्डिनेशन कैसे करता है उसका एग्जांपल दिया हुआ है। while preparing budget for various departments like production, sales, purchase, etc., there should be full coordination so that there is no contradiction. क्या मतलब हुआ? There should be proper coordination while preparing the budgets, ठीक। There should be proper coordination between the various departments. There should not be contradiction. तो तभी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं देखो, कंट्रोलिंग। तो controlling is a very important function of management, and management accounting helps in controlling performance by control techniques such as standard costing, budgetary control, control ratios, internal audit, etc. तो ये कंट्रोलिंग है। देखो कंट्रोलिंग में आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। और कैसे मदद करता है? थ्रू वेरियस टेक्निक्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल पढ़ना है, कंट्रोल रेशियोज भी बजटरी कंट्रोल में ही आता है। और इंटरनल ऑडिट तो ऑडिट में भी पढ़ा होगा, और अभी हमने बात भी की थी कि व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। देन कम्युनिकेशन। तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मतलब जो रिपोर्ट्स बनाते हो, जो मैनेजमेंट को बताते हो, तो वो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम prepares reports for presentation to various levels of management which show the performance of various sections of the business. Such communication in the forms of reports to various levels of management helps to exercise effective control on various business activities and successfully running the business. तो जो reports आप बनाते हैं वो communication का काम करती है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी अभी ऊपर बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा बन तो गया, अब उसको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, मीनिंग निकालोगे उससे, ठीक। इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल,
The management accounting offers various techniques of analyzing and interpreting and presenting this data in non-accounting language so that in everyone in the organization understand it. तो ये जो आप अकाउंट्स में पढ़ते थे जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस आर सम ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. एक्चुअली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं which may be used for financial analysis and interpretation. ठीक है, तो अकाउंट्स में हम पढ़ते थे जब मतलब हमारी बुक होती थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस. Actually these analysis, these techniques are part of management accounting. ठीक है, क्योंकि उससे आप important meaningful information derive करते हैं which is used for internal decision making. तो functions और objectives of management accounting की बात कर रहे हैं. There are few more objectives. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो अकाउंट्स अगर हम बोले कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सिर्फ वहां क्वांटिटेटिव डेटा होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज आल्सो देयर. अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी एंड क्वांटिटेटिव डेटा, management accounting provides qualitative information which helps in taking better decision. Quality of goods is important. Customers and employees, legal judgments, opinion polls, logic, etc. are some of the examples of qualitative information supplied and used by management accounting system for better management. तो qualitative information भी काफी सारी management accounting में आपको मिलती है. ऊपर हमने बताया था ना tax planning एक point था. तो this tax policies, management accounting system is responsible for tax policies and procedures and supervises and coordinates the reports prepared by various authorities. Then finally decision making. So correct decision making is crucial to the success of the business. Management accounting has certain special techniques which help management in short term and long term decisions. For example, techniques like, ये जो पढ़ेंगे तो और समझोगे, marginal costing, differential costing, discounted cash flow, etc. help in decision such as pricing of the product. भाई कितने का प्राइस करें, मेक और बाय, अभी ये मैंने बताया भी था ऊपर, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एटसेट्रा. तो ये सब डिसीजंस जब लेने हैं तो वी हैव टू यूज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. एक बार देखो दोबारा पढ़ देते हैं. Functions or objectives of management accounting. So management accounting is used for planning, coordinating, controlling, communication, financial analysis and interpretation, and then qualitative information, tax policies and decision making. तो अगले 2 मिनट देखो ये आपके स्क्रीन पर रहेगा कंटेंट, इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से. अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं बेटा पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो बोला करें क्लियर है, ताकि फिर समझ आए कि हाँ वी कैन प्रोसीड फर्दर. एक बार अगले 2 मिनट ये पॉइंट्स देखो आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देख लें. तो नॉर्मली अटेंडेंस इतनी रहती है, जैसे 17 पीपल दिख रहे हैं मुझे इस मीटिंग में. सही, ये वाला सब्जेक्ट बहुत से बच्चों ने कम लिया होगा ना, तो इसलिए. ओके, ऑप्शनल पेपर है ये, समझ गया मैं, समझ गया, ऑप्शनल पेपर है. ठीक है, और सर ये फर्स्ट क्लास है सर, अभी एक- आज हमारी, इसलिए. हाँ बोलो बेटा. सर जैसे कि कई बार क्या होता है हम लेक्चर्स ले नहीं पाते हैं ऑफिस या किसी और वजह से, तो क्या ये रिकॉर्ड मिल सकते हैं क्या वेबसाइट वगैरह पर ऑनलाइन? हाँ, ये रिकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही बताया गया है हमें. आपके जो टीम आईडी है उस पर ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं. क्लास रिकॉर्ड हो रही है जैसा मुझे सर पता जैसे है. देखो आपको दिख रहा होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा हमारा, होगा आपके स्क्रीन पर कहीं, यू क्लास इज बीइंग हाँ रिकॉर्डेड, ऐसा हाँ कुछ लिखा जी है ना? सर, जी जी, लिखा है ना ऐसा कुछ? हाँ जी सर. जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ऐप है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें हम कभी भी मतलब देख सकते हैं. हाँ, मेरे जितना मुझे पता है देख सकते हैं. किसी बच्चे ने देखा होगा तो बताओ भाई, इसकी हेल्प करो. मेरे हिसाब से देख सकते हैं बेटा. हाँ सर देख सकते हैं, देख सकते हैं. कैसे देख ठीक? सकते हैं, एक बार मेरे को बता दोगे आप? वो क्लास के वैसे देख बाद, सकते अभी हैं जो वो अभी लिंक लास्ट है. 5 मिनट, अभी नहीं, अभी नहीं. ठीक है, ओके ओके सर. लास्ट 5 मिनट्स जब हमारे 7 बज जाएंगे ना, उसके बाद 5 मिनट जनरल डिस्कशन. अभी कुछ ओके पूछना सर. है किसी को? ये हेमंत कोई आना चाहता है? ये स्टूडेंट्स को कौन एडमिट करता है क्लास में, या ये बाय डिफॉल्ट अपने आप एडमिट होते हैं? सो कोई सोल का होगा जो यहाँ पे मैनेजमेंट जो इन सबको कंट्रोल करता हो.
कोई कर रहा है ना, इसका मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ वही है ना। ओके, ठीक है, तो हम अब कहाँ पर आ गए, देखो वापस। तो ये जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रहा है? यस यस सर, सर, एवरीथिंग यस क्लियर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अब देखो ये डिफरेंस है, आसान है ये तो, आपको अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते ऊपर भी समझाया बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपैरिजन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए होता है, बताया था ना, एक्सटर्नल यूजर के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होता है, इंटरनल यूजर के लिए। तो ये कंटेंट है स्क्रीन पर, मैंने बार बार एक ही बात बोली, जो आपको चाहिए उसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए। अकाउंटिंग मेथड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहले 11th क्लास में क्या पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। अगर हम बोले मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है, तो फिर आप बोलोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा, उस पर बेस्ड है, वहां से मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू होता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अभी ऊपर बताया था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल होता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। और सिचुएशनल है, कब आपको मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं। देन यू हैव एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये तो समझ में आता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये समझ आता है डिवीजन 1 से कितना प्रॉफिट हुआ, डिवीजन 2 से कितना प्रॉफिट हुआ, प्रोडक्ट एक्स से कितना प्रॉफिट हुआ, प्रोडक्ट वाई से कितना प्रॉफिट हुआ। आंसर इज नो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा डिवीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट नहीं पता चलता, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये पता चल सकता है। तो वही सब लिखा है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इट डज नॉट शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड डिपार्टमेंट्स। किस डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है वो वहां नहीं समझ आएगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में समझ आएगा। पास्ट एंड फ्यूचर डेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरीली पास्ट डेटा यूज करता है, पास्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट एंड फ्यूचर डेटा, प्रोजेक्शंस, जब बजट्स बनाओगे तो वो तो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा ना, डिसीजन मेकिंग में यूज करना है इसको, तो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों तरह का डेटा यूज करता है। पीरियोडिक एंड कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पीरियोडिक होता है भाई, हर साल के बाद आपको देना है ये रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स बनाना है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीरियोडिक नहीं है, वो मोर और लेस कॉन्टिन्यूअस है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली, हो सकता है मतलब वीकली, मंथली, इवन डेली रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ सकती हैं। देन यू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा पढ़ा है ना किस पर बेस्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, ठीक। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड नहीं होता। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज करता है, तो इनडायरेक्टली तो बेस्ड है, लेकिन डायरेक्टली उस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को बनाते हुए, डिसीजंस लेते हुए एज सच आपको किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर नहीं करना पड़ता है। देन यू हैव टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो होती है जनरल पर्पस स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ, कोई भी उसको यूज कर सकता है, जनरल पर्पस। मैंने बोला था ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बहुत सारे लोग हैं ना जो हमारे डेटा को देख रहे हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा जो है वो स्पेशल पर्पस होता है, वो मैनेजमेंट ही देखेगा किस मैनेजर को कौन सा डिसीजन लेना है, उसी के लिए वो डेटा बनाया जाएगा। पब्लिकेशन एंड ऑडिट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा पब्लिश भी किया जाता है, ऑडिट भी होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा का पब्लिकेशन और ऑडिट उस तरीके होता ही नहीं है उस तरीके से, क्योंकि वो तो इंटरनल डेटा है ना, किसी और को, एक्सटर्नल यूजर को तो दिखाओगे भी नहीं उसको कि हमने क्या बजट्स बनाए हैं, क्या हमने मेक और बाय डिसीजन कैसे लिया, क्यों लिया, वो किसी को नहीं दिखाओगे। देन यू हैव मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी मेजर्स, तो बताया था ना अभी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव डेटा को भी कंसीडर करता है, बट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग बोले या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो वहां पर प्राइमरीली क्वालिटेटिव डेटा नहीं आता, क्वांटिटेटिव मॉनिटरी डेटा ही आता है, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो कई बार आए हैं ये सब क्वेश्चंस पेपर में। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस और एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी 2 मिनट देखो, ये डिफरेंस की टेबल स्क्रीन पर रहेगी आपके, एक बार ध्यान से बेटा इसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करो, मैंने समझाया ये सब कुछ। स्टिल आपको लगता है कोई पॉइंट पूछना चाहते हो तो पूछ लो।
बताएं, पढ़ पा रहे हो, पढ़ रहे हो ना? यस सर। यस वेरी सर। गुड। देखो कुछ क्लियर है तो स्ट्रांगली बोला करो क्लियर है, कि हाँ भाई सब समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है तो पूछा करो। सर क्लियर है। वेरी गुड। चैट में देखें किसी ने कुछ लिखा क्या अभी तक क्लियर है के? सर। वेरी गुड। आप में से कोई आचार्य नरेंद्र देव में आ रहा था क्लास लेने? वॉइस का सेंटर यस था सर। हमारे पास, तरंग आ रहा था, आई होप। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो, नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा, मैं किसी ने चैट में लिखा है, मैंने अभी खोला, मैंडेटरी है बट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज। अभी मैं आऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस बताऊंगा, तो वहां पर इस पॉइंट को कवर करूंगा। आदर्श आपने पूछा है ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए मैंडेटरी नहीं है और ऑप्शनल भी सबके लिए नहीं है। कुछ स्पेशल इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑडिट आप पढ़ोगे, पढ़ा होगा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कि क्या रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट ऑडिट की, तो उन कंपनीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए ऑप्शनल है। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। बेटा पीडीएफ उस तरह से शेयर हम नहीं करेंगे, मैंने पहले ही आपको बोला, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके लिए वो उचित रहेगा। ठीक है? और आराम से स्क्रीन पर जब मैं पढ़ाता हूं उसके बाद उसको स्टिल कर देता हूं, ताकि अगर आप लेना चाहें तो इजीली आप अच्छे से उसको ले सकते हैं। तो चैट भी हमने पढ़ लिया, अब क्लियर है देखो सबको, तो आगे प्रोसीड करें। और इफ यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग तो देन प्लीज डू दैट। क्लियर है सर। वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर है अगला ये सर। आ गया ना, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपैरिजन। अब इसकी बात कर लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्कोप, स्कोप देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का नैरो रहेगा, लिमिटेड रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस समथिंग, तो वो समथिंग एक्स्ट्रा होने के कारण हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर। देन एम्फेसिस किस पर होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में एम्फेसिस इज ऑन कॉस्ट एक्सरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये पढ़ते थे ना, कॉस्ट शीट क्यों बनाते थे? कॉस्ट एक्सरटेनमेंट करने के लिए, कि भाई मटेरियल कॉस्ट कितना है, प्राइम कॉस्ट कितना है, वर्क्स कॉस्ट कितना है, कॉस्ट एक्सरटेनमेंट हो रहा था। और कॉस्ट कंट्रोल करते थे कि एज पर बजट रहनी चाहिए हमारी कॉस्ट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एम्फेसिस किस पर है बताया, आज आते ही 3 बार 4 बार मैंने, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, 3 चीजें याद कर लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा एम्फेसिस किस पर होता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देन यू हैव टेक्निक्स एम्प्लॉयड। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी टेक्निक लगाते हैं जब हम कॉस्ट कंट्रोल बोल रहे हैं? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हालांकि इसको भी पढ़ोगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही, लेकिन समटाइम्स वी कैन से कि मतलब कॉस्ट कंट्रोल को अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये सब बता रखी हैं। और मैनेजमेंट, हालांकि इन टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स हैं देखो वो कुछ और ही हैं। रेशियो एनालिसिस, जो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़कर आए हो, रेशियो एनालिसिस अभी ऊपर बताया भी था हमने, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑपरेशंस रिसर्च and certain techniques from various branches of knowledge like mathematics, economics, etc. तो ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं। इवोल्यूशन की बात करें देखो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ शुरू हुआ मैंने बताया था ना, आ जाती सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ। And in order to overcome the limitations of cost accounting, the management accounting has evolved। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से आया? ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ से आया? ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये आकर्ष आपने पूछा था बेटा, उस सवाल का जवाब देखो यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड कंपल्सरी इन सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुछ इंडस्ट्री के लिए कंपल्सरी है, सबके लिए नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सबके लिए ही ऑप्शनल है, किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये अभी हमने पहले भी बताया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलेंट्री, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस कहां से बनता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बनता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों से, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो डेटाबेस में लिखा है ना, देखो, इट इज बेस्ड ऑन डेटा डेराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट, it is based on data derived from cost accounting, financial accounting and other sources, and finally status in the organization। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो स्टेटस है ना वो लोअर लेवल का होगा, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो स्टेटस है वो हायर लेवल का होगा, क्योंकि जिसको डिसीजंस लेना है, जिसके डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस को अफेक्ट करते हैं, तो वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। तो स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज जनरली प्लेस्ड एट हायर लेवल, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट इज प्लेस्ड एट लोअर लेवल, ठीक है। तो वही अगले 2 मिनट देखो ये स्क्रीन पर रहेगा आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसको ध्यान से बेटा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने अच्छे से एक एक चीज समझाई है, और क्लियर है तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि क्लियर है, और डाउट है इसमें कोई पॉइंट आप क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं पूछ लीजिए। जब मैं समय दूं तो जिसको क्लियर है वो बोलना शुरू कर दिया करो, जल्दी जल्दी, क्लियर है सर, ताकि पता चले ना कितने बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात। क्लियर है सर। वेरी गुड, क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया सर। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो आगे ये 3 पॉइंट्स और थे, देखो देखो कंप्लीट करो इसको, फिर अभी आगे चलते हैं। सर जो स्टेटस है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम्म, का, हम्म, सर अगर हम तीनों में बात करें, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट में, तो तीनों में हम्म। से सबसे लोअर कौन सा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ही, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो कोई भी हो सकता है ना बेटा, आप जैसे सीए के पास काम भी करते हो, समझो ऑडिट कलर को, तब भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट कह सकते हैं, क्योंकि बेसिक डबल एंट्री, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, टैली सीख लिया, 2 महीने का कोर्स कर लिया, तो वो काम करना शुरू कर दोगे आप। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उससे ज्यादा मेहनत चाहिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो सबसे ज्यादा मेहनत चाहिए, ओके सर, डन। ठीक है। तो अब देखो इसके, हाँ ये एक पॉइंट था इंस्टॉलेशन का भी, तो आसान है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक नहीं हो सकता जब तक कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हो, या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना तो कॉस्ट अकाउंटिंग चल सकता है, क्योंकि वो चला था ना 4th सेमिस्टर में, कॉस्ट अकाउंटिंग किया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना नहीं चल सकता। तो आपको जब कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आता है तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आएगा। तो cost accounting system can be installed without management accounting, but management accounting cannot be installed without a proper system of cost accounting, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें, देखो लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब खैर स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में, आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। ये अब एक और एस्पेक्ट है जो सिलेबस में लिखा है, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल तो मैंने अभी बताया था ना बेटा, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, measuring cost, comparing actual cost with the standard cost and trying to ensure that the actual cost is as per standard। तो ये कॉस्ट कंट्रोल होता था कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी है, और कोशिश करेंगे जितनी होनी चाहिए उससे कम ही हो, तो ये कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूं। कॉस्ट रिडक्शन दूसरा है, कॉस्ट रिडक्शन में हम कोशिश करते हैं कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करने का। कॉस्ट रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में चेंज लाना पड़ेगा, रिसर्च, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे तभी तो कॉस्ट रिड्यूस होगी ना, नहीं तो कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आप समझना है कि व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल।
एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो। कॉस्ट वैसे ओवरऑल मैंने बता दिया। कॉस्ट कंट्रोल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज एक्सरसाइज थ्रू, बताया था ना, कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी मेजर्ड एंड देन एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू रीजंस फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, करेक्टिव एक्शन लेना, जो भी जरूरत के हिसाब से लेना है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल है। अब कॉस्ट रिडक्शन देखो क्या है। Cost reduction is often confused with cost control. Cost reduction is much wider in scope and consists of effective savings in the cost by continuous, बताया था ना, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा बेटा, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी, थ्रू रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन। तो कॉन्टिन्यूअस रिसर्च फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट्स या फिर मेथड्स ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये सब जब इंप्रूव करोगे, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन, ठीक है, मेथड्स, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस को चेंज करोगे, तब कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन देखो, CIMA ने दे रखी है, द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। रियल एक्चुअल रिडक्शन होनी चाहिए, वो परमानेंट, ये नहीं कि आज तो सस्ता बना दिया, एक महीने बाद फिर महंगा हो जा रहा है। तो जो सस्ता हो गया तो सस्ता ही रहना चाहिए, फिर वो परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट तो कम कर दी, क्वालिटी घटा दी, तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड, तो क्या मतलब हुआ, सूटेबिलिटी भी हमारी इंटैक्ट रहनी चाहिए, सूटेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को मेजर करना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, इंश्योर करना कि हमारी कॉस्ट एज पर स्टैंडर्ड हो, बिलो जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है वैसे ही रहे, तो कंट्रोल। रिडक्शन मतलब कॉस्ट को रियली परमानेंटली रिड्यूस करना थ्रू थ्रू रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स, प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग द थिंग्स, ठीक है, मेकिंग द प्रोडक्ट एज सच। तो समझ आया होगा व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। Yes, यहाँ sir. देखो डिफरेंस ये दे रखा है, कॉस्ट कंट्रोल इज द, अभी मैं दूंगा टाइम आपको, कॉस्ट कंट्रोल इज द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड टारगेट ऑफ कॉस्ट। बताया था ना, कॉस्ट कंट्रोल में फोकस किस पर था, टारगेट पर। कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। कई बार होता है ना, लग रहा है कॉस्ट कम हो गई, लेकिन एक्चुअली नहीं हुई होती है। तो यहाँ पर होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कंट्रोल टेंड्स टू एज्यूम अ स्टैटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स। कॉस्ट कंट्रोल में मानते हैं ये बजट है, ये एक्चुअल इसी के हिसाब से चलना चाहिए, सिचुएशन नहीं बदलनी है, एनवायरनमेंट नहीं बदलना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एनवायरनमेंट तेजी से बदलता रहता है, तो इस कारण से कॉस्ट रिडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक स्टेट नहीं रहती है, कॉस्ट रिडक्शन एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल मान के चलता है कॉस्ट को आप बचा ही नहीं सकते हो, क्योंकि टारगेट यही है ना कि इस बजट के बराबर रहे तो भी ठीक है। बट कॉस्ट रिडक्शन मान के चलता है कि कॉस्ट को हम बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं वो हमें देखना है। तो कॉस्ट रिडक्शन एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ concealed potential savings in the standards or predetermined cost set for cost control and that these standards are always subject to change। तो वो कहता है स्टैंडर्ड्स को भी बदल सकते हैं हम, और उससे हमारी कॉस्ट बचेगी। तो कॉस्ट कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइनिंग कॉस्ट, कंपेयरिंग, ये डेफिनेशन में बोला ही है अभी, कंपेयरिंग इट विद एक्चुअल कॉस्ट, एनालाइजिंग द वेरिएंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बट कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, cost reduction is not concerned with maintenance of performance according to predetermined targets. It is rather concerned with finding out new product designs, methods, etc. ये भी ऊपर बताया था ना बेटा, रिसर्च, इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, उस सब पर फोकस होता है। कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन। प्रिवेंटिव मतलब बजट बना दिया, कोशिश की जाएगी कि इससे कम ही कम रहे, कुछ गलती ना हो, तो प्रिवेंटिव फंक्शन है। लेकिन it aims to prevent cost from exceeding the predetermined targets। तो जो टारगेट है उससे बढ़ ना जाए। Cost reduction is a corrective function because it challenges the predetermined targets and seeks to improve performance by correcting the targets। तो अगर predetermined target है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज है, 100 का टारगेट रखा है, इतने लग सकते हैं, लेकिन आप उसको चैलेंज करोगे, बोलोगे नहीं जी हम तो 80 में बनाकर दिखाएंगे, इस तरीके से, वो कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है,
तो इट इज बेसिकली अ करेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन। कॉस्ट कंट्रोल किस में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट रिडक्शन में बी अचीव्ड इवन व्हेन नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं भी हो रही है तो कॉस्ट रिड्यूस तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि रियल एंड परमानेंट रिडक्शन कैसे? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके, मेथड्स प्रोसीजर्स को चेंज करके कॉस्ट रिडक्शन किया जा सकता है। तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई डेटा नहीं चाहिए। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल अभी ऊपर बता रहे थे ना बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की बात हमने की थी, ओवरहेड कंट्रोल की बात की थी, लेबर कंट्रोल की बात की थी, तो वो सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा के बिना नहीं हो सकता। कॉस्ट कंट्रोल लैक्स डायनेमिक, अभी बोला था ना स्टैटिक स्टेट एज्यूम करता है, तो कॉस्ट कंट्रोल लैक्स डायनेमिक अप्रोच टू कॉस्ट इंप्रूवमेंट। तो डायनेमिज्म नहीं है, ये मानता नहीं है कि जी कुछ बदलेगा। डायनेमिक अप्रोच टू कॉस्ट इंप्रूवमेंट नहीं है, बट कॉस्ट रिडक्शन इज मोर डायनेमिक अप्रोच टू कॉस्ट इंप्रूवमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है? डायनेमिक अप्रोच है, ठीक है। तो एक बार देखिए इसको ध्यान से, स्क्रीन पर देखो, अगले 2 मिनट आपके रहेगा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये जो अभी मैंने समझाया है। जिसको पक्के से समझ आए उस 2 मिनट में बोला करिए सर क्लियर है, और जिसको कोई डाउट है तो वो पूछा करें, और एक बार देख लें जल्दी से। कोई आवाज नहीं आई? समझ आ रहा है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। क्लियर है सर। क्लास में कम से कम 500 बच्चे होने चाहिए, 20 स्टूडेंट दिख रहे हैं, बताओ हैं? क्लियर हो गया सर। ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत है बच्चों को? सर कोरोना के काफी टाइम बच्चे पर हम अवेयर नहीं ऑनलाइन होंगे ना। पढ़ाते थे, 1500 बच्चे क्लास में होते थे। सर फर्स्ट क्लास है ना आज, काफी सारे बच्चे अवेयर नहीं होंगे। चलो तो करवा देना सबको अवेयर है। यस सर। कॉस्ट रिडक्शन पढ़ लो, कॉस्ट कंट्रोल अभी देखा, और कंपैरिजन बेटा 2 मिनट अभी देखो इसको ध्यान से। कुछ डाउट है तो पूछते रहिए। एक ये और देख लो, वैसे स्पेसिफिकली तो ये सिलेबस में उस तरह से नहीं लिखा हुआ है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये सारी बात हो गई है बेटा बार बार कि कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता चला पेपर में पूछ ही लिया, व्हाट आर द 4 टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, तो आपको आता भी है, जब तक मतलब इस तरह से पढ़ के नहीं जाओगे तो लिख नहीं पाओगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशन, ये सब बात हुई है अभी ऊपर पढ़ते पढ़ते आज के सेशन में। ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, देन यू हैव वैल्यू एनालिसिस, देन यू हैव ऑटोमेशन, डिजाइन इंप्रूवमेंट। अब ये देखो रिडक्शन पर आ गए, शुरू में कहां तक? कम से कम प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल तक हम कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस थे। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं आप, कॉस्ट रिडक्शन की बात हो रही है। ऑटोमेशन, डिजाइन इंप्रूवमेंट, मार्केट रिसर्च, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, वर्क स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो इसको ठीक से देख लेना, इसमें मतलब बस नाम ही के याद रखो, क्योंकि इसमें से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे ही, बजटरी कंट्रोल पढ़ेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल बेटा आपने पढ़ रखा है पहले, और तो एज सच कोई टेक्निक डिटेल में हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है।
तो अब देखो मैं आपको सिलेबस आपका दोबारा दिखा देता हूँ। यूनिट 1 100% देखो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। ये सब कुछ लिखा है जो पढ़ाया ना आपको, मीनिंग पढ़ाया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट Yes, sir. अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस पढ़े थे। यस सर। नेचर sir. एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था। नेचर मतलब जब फीचर्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। स्कोप ऑफ Yes, sir. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़े डिटेल में बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, फोरकास्टिंग, वो सब। इवन लास्ट में वो ऑफिस सर्विसेज जो अदर सर्विसेज था वो भी पढ़ा था उसमें। डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लिया, और फाइनली हमने क्या पढ़ लिया, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो स्पेसिफिकली sir. इसको हमने देखो यूनिट 1 को 100% कवर किया है। और ये जो आपकी वेटेज है सिलेबस के हिसाब से अगर हम 75 माने तो इस लगभग 1 घंटे की क्लास में आप 7 नंबर का काम अपना पूरा कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग तरीके से होगी, कंटेंट इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब जो आपने पढ़ लिया इसी में से आएगा मान के चलिए। तो इसको Okay, ढंग से sir. तैयार करेंगे तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट थ्योरी का यूजुअली होता है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर इतनी बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो यूनिट 5, एक बार यूनिट 5 का कंटेंट पढ़ते हैं क्या है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ अकाउंटिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिलेट किया जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। तो कॉन्सेप्ट का मतलब वही, उसका मीनिंग, फीचर्स हमें पढ़ना होगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर देखा करो, एसओएल की वेबसाइट पर भी हैं, गूगल पर भी मिल जाएंगे, और नहीं तो 10 ईयर बाजार में आते हैं ना, उनसे कम से कम क्वेश्चंस देखोगे ना, उसी तरह के क्वेश्चंस बेटा रिपीट होते हैं, तो अच्छा कर पाओगे पेपर में। चाहे थ्योरी की बात करें चाहे प्रैक्टिकल की, तो वो अच्छे से देख लिया करो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और इसमें दोनों फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग एज सच सिलेबस में लिखा है, लेकिन आज तक तो कभी इस पर कोई सवाल आया नहीं है, और मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि इस पर कोई सवाल आएगा। ठीक है, फिर भी बेसिकली मैं 2 मिनट बता देता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग की कब जरूरत पड़ती है, जब बेसिकली इंटर यूनिट ट्रांसफर होता है। जैसे आप ही की कंपनी में 2 डिवीजन है, एक रॉ मटेरियल बनाती है, एक उसको फिनिश करके बेचती है। तो जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी प्राइसिंग कितनी रखेंगे, तो उसके कई सारे मेथड्स होते हैं। ये पूरा एक चैप्टर बनता है एज सच, जब आगे हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे। तो अभी तो बस इतना ही समझने की जरूरत है कि ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेसिकली द प्राइसिंग विच इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, यू कैन से, वन डिवीजन टू अदर डिवीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जब प्रोडक्ट जाएगा तो उसको किस कॉस्ट पर, किस प्राइस पर हम वैल्यू करेंगे, वो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो और डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन एज सच इन्होंने कभी नहीं पूछा है ट्रांसफर प्राइसिंग को पेपर में, और बाकी सारी चीजों को बार बार पूछा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। तो इस सब को अभी देखो अगले लगभग 50 मिनट्स में हम बहुत डिटेल में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ आ रहा है यूनिट 5 में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वेरी हाँ जी गुड। सर। तो अब देखो हम आ गए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यूनिट 5, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उस यूनिट का नाम। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, समझो। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग बोथ बजटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज बाय डिविजनल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं टीचर इंचार्ज हूं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, लेकिन मेरे कॉलेज में 10 डिपार्टमेंट चलते हैं, फिजिक्स भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलता है, मैथमेटिक्स भी चलता है। तो अब कॉलेज में सब पूरे स्टाफ की जो सैलरी होगी, क्या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? मेरे कॉलेज में अगर 100 एम्प्लॉइज हैं तो क्या उन 100 एम्प्लॉइज की सैलरी जो है कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? बताओ यस और नो। नो सर। क्यों नहीं हूं? क्योंकि आई कैन नॉट टेक डिसीजंस एज फार एज हु इज गोइंग टू वर्क इन, लेट अस से
फिजिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, उसमें कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज मतलब दैट इज समथिंग बियॉन्ड माई कंट्रोल। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं कॉमर्स का टीचर इंचार्ज हूँ तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे होंगे तो वो मेरे हाथ में होगा। आई कैन टेक डिसीजन एज फार एज दिस पर्टिकुलर मैटर इज कंसर्न्ड। तो अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अथॉरिटी भी है मेरे पास, आई कैन टेक डिसीजन। तो उसके लिए तो उसमें क्या रेवेन्यू होगा, क्या कॉस्ट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, वो सब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कभी आपने हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, एक क्लासिफिकेशन होता था। तो हम बोलते थे कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ डिविजनल मैनेजर, मतलब जिसके हाथ में है। जैसे अब मैं इसी एग्जांपल में बोलूं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर इंचार्ज के हाथ में है, तो उसके लिए वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो खर्चा किया वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर इंचार्ज के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। क्या है? अनकंट्रोलेबल। और अगर कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो उसके लिए तो सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल होगी, क्योंकि उसके लिए वो पूरा कॉलेज एज अ यूनिट रहेगा। मतलब प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो द एंटायर कॉलेज हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ एक्यूमुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग both budgeted and actual cost and revenues। तो budgeted cost, actual cost दोनों को accumulate करना, report करना, and revenues तो budgeted revenues, actual revenues by divisional manager। कौन? अभी हमने जब डिफरेंस भी पढ़ा रहे थे ऊपर तो बताया था ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिवीजन 1 डिवीजन 2 का प्रॉफिट, डिवीजन 1 डिवीजन 2 की कॉस्ट अलग अलग अवेलेबल होती है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती है। बताया था, उसी से कनेक्ट हो रहा है। देखो, तो डिविजनल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। इट मीन्स इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड विद पर्सन रादर देन प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है वो नहीं, किसी पर्सन की क्या कॉस्ट है, मतलब ये हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही ना, टीचर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीचर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वो रिप्रेजेंट करेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट को। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं है, फंक्शंस पर ध्यान नहीं है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन टू द मैनेजर बेस्ट प्लेस टू इफेक्ट कंट्रोल। तो जो सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? बोलो यस और नो। यस सर, क्लियर। Yes, sir. तो हॉर्नग्रेन, Yes, sir, ये clear. किताब है, ब्रिटिश ऑथर है, चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन बोलते हैं। तो हॉर्नग्रेन हैज डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एज, ये क्या कह रहे हैं देखो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइज वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया भी था। एक बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, एक बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर, एक बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, और एक बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, 4 तरह के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर में जो मैनेजर है वो प्राइमरीली कॉस्ट को कंट्रोल करता है। रेवेन्यू सेंटर में उसका दिमाग होगा, एम्फेसिस होगा रेवेन्यू को कंट्रोल करने में, मतलब रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में, आप कह सकते हो। जो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर होगा, तो जो सेंटर को हम बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर, उसका मैनेजर प्रॉफिट पर फोकस्ड होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और फाइनली इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर होगा, वो उसका एम्फेसिस होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा, मतलब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो। जब रेवेन्यू सेंटर की बात करेंगे, रेवेन्यू पर फोकस है, कॉस्ट में कॉस्ट पर फोकस है। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो जब हम प्रॉफिट सेंटर की बात करेंगे तो उसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो दोनों आ जाएंगे कहीं ना कहीं। और जब इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट को कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट थी। तो वहां पर प्रॉफिट अपने आप आएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो रेवेन्यू और कॉस्ट अपने आप आएगा। तो कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेंटर जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब के सब काम आ रहे होंगे। तो अब ये होगा कैसे, देखो वो अब सब समझाया जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बता रहा था बेटा, कितने सेंटर है? 4। कौन कौन से? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, और चौथा बोला इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो हॉर्नग्रेन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग that recognizes various responsibility centers throughout the organization and reflects the plans and actions of each of these centers
by assigning particular revenues and cost to one having the pertinent responsibility। तो जो उस मैंने बोला ना बार बार, मैनेजर कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, तो जिसकी मतलब जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको ये असाइन करेंगे बाय असाइनिंग पर्टिकुलर रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू वन हैविंग द पर्टिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो समझ आया, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? कुछ पूछना या कहना चाहते हो तो पूछ लो बेटा, 1 मिनट रुका मैं यहाँ, नहीं तो आगे अभी चलते हैं। और क्लियर है तो बोलो क्लियर है। क्लियर है सर। वेरी गुड, क्लियर है सर। शाबाश। तो अब पहले हम ये Clear है, sir. प्रीरेक्विजिट लास्ट, शाबाश वेरी गुड, प्रीरेक्विजिट लास्ट में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा था सिलेबस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लिखा है, इसको देखो पढ़ते हैं पहले। तो अभी बताया मैंने आपको अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? इट इज अ डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जब मैं बोल रहा था कॉमर्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स थे कहीं ना कहीं। इट इज अ डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो किस डिवीजन के लिए एक मैनेजर जिम्मेदार है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। ठीक है? तो CIMA की भी एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको भी पढ़ सकते हो चाहो तो। तो अब आ गए हम ये जो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बता रहा था, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से क्या मतलब है? देखो अभी मैंने बताया ये सब आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर द मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द कॉस्ट दैट आर अंडर हिज कंट्रोल बट नॉट फॉर द रेवेन्यू। मतलब उस मैनेजर से हम रेवेन्यू के बारे में पूछेंगे ही नहीं, हम किसके बारे में पूछेंगे? सिर्फ कॉस्ट के बारे में। जो कौन सी कॉस्ट के बारे में? जो उसके लिए कंट्रोलेबल थी, जिनको वो अफेक्ट कर सकता था। तो वो अब एग्जाम्पल एक इन्होंने दिया है, जैसे द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल मे बी अ कॉस्ट सेंटर because the maintenance manager is responsibility only for the cost, is responsible only for the cost। क्या समझे? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर एक होटल का बात करें, तो जो मेंटेनेंस मैनेजर है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है, समझते हो ना? मेंटेन करके चलना है होटल को, तो वहां कुछ मिलेगा तो है नहीं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से तो कुछ कमा नहीं रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट। तो उसके मैनेजर को हम बोल सकते हैं कि वो एक कॉस्ट सेंटर को हेड कर रहा है। तो ये कॉस्ट सेंटर का एक एग्जांपल दिया। एक बार चारों पढ़ लेते हैं, देखो फिर अभी आपको समय देंगे कुछ पूछना या कहना है तो। रेवेन्यू सेंटर क्या है? नाम से समझ आ रहा है, देखो जहां पर रेवेन्यू इंपॉर्टेंट हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ रेवेन्यू सेंटर इन विच मैनेजर कंट्रोल्स रेवेन्यूज बट does not control either the cost of the product or services। ठीक है, रेवेन्यू को तो कंट्रोल करता है, कॉस्ट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इन्वेस्टमेंट पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। रेवेन्यू सेंटर में कंट्रोल सेलिंग प्राइसेस, तो जब प्राइस आपके हाथ में है, प्रोडक्ट मिक्स कितना बेचोगे, ए यूनिट ए प्रोडक्ट बी सी, 3 प्रोडक्ट हैं, कितनी यूनिट्स बेचोगे। एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या होंगी टू एनहांस रेवेन्यू। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल will be a revenue center because it is responsible only for the revenue। तो सेल्स डिपार्टमेंट में रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है ना, वहां कॉस्ट पर ध्यान दोगे क्या? नहीं, मतलब कुछ तो कॉस्ट होगी उसकी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड एट एप्रोप्रिएट प्राइसेस, ओनली देन यू कैन हैव गुड रेवेन्यू। तो जब हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक रेवेन्यू सेंटर का एग्जांपल है, होटल के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अभी ऊपर बोला था ना, वो कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल था। अब देखो प्रॉफिट सेंटर, तो नाम से समझ में आ रहा है जहां आपका मैनेजर प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है। तो सेल्स अगर डिपार्टमेंट की बात करूं मैं, तो वहां रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं, कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉफिट समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ प्रॉफिट सेंटर वेयर द मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर सेल्स रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ प्रॉफिट जो निकलता है, आप सबको पता है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से निकलता है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड कॉस्ट इज अ प्रॉफिट। तो फॉर एग्जांपल अ यूनिट ऑफ कंपनी इज अ प्रॉफिट सेंटर
A unit of a company is a profit center if it is responsible for sales as well as production in that unit. क्या समझे? अगर मैं प्रोडक्शन और सेल्स दोनों के लिए जिम्मेदार हूं, एक यूनिट से मतलब है बेटा डिवीजन, डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल्स भी हो रही है, दोनों काम हो रही हैं, तो वो प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा। ठीक है, वही होटल के कॉन्टेक्स्ट में देखो नीचे बोल रहा है, द होटल मैनेजर वुड बी इन चार्ज ऑफ प्रॉफिट सेंटर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था कौन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो मेंटेनेंस मैनेजर। सेकंड पार्ट में हमने बोला था रेवेन्यू सेंटर के लिए कौन, सेल्स डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा होगा, सेल्स मैनेजर। थर्ड पार्ट में हम बोल रहे हैं बेटा द होटल मैनेजर। अब फर्क आ गया ना, वहां सेल्स मैनेजर था, वहां कौन था, मेंटेनेंस मैनेजर, यहाँ कौन है, होटल मैनेजर। तो होटल मैनेजर जैसे मैंने कहा था प्रिंसिपल सबके लिए जिम्मेदार है वो, तो द होटल मैनेजर वुड बी इन चार्ज ऑफ प्रॉफिट सेंटर बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो होटल मैनेजर जो होगा उसको तो मेंटेनेंस में क्या लग रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और क्या रेवेन्यू आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ही इज हेडिंग अ प्रॉफिट सेंटर। एंड आफ्टर दिस यू हैव द इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो देखो इन्वेस्टमेंट सेंटर से क्या मतलब है, a profit center whose performance is measured by its return on capital employed। ROI पढ़ा था ना आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ऐसे निकलता था कुछ। ठीक है, एक मिनट, क्या कुछ है यहाँ, एक क्या कह रहे हैं सर, ये पीडीएफ, बेटा पीडीएफ के लिए मैंने बोला है कि मैं नहीं शेयर करूंगा, आपको इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट कौन सा था अभी देख लेंगे, टुवर्ड्स द एंड देख लेंगे। लवन्या ने लिखा है सर क्वेश्चन पेपर भी कोई शेयर कर दीजिए फॉर रेफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, प्रीवियस जो लेटेस्ट रहा होगा तो उसको आप मतलब ले लेंगे, और कल से जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना वो सभी वही होंगे जो कभी ना कभी आपके पेपर में आए हुए हैं। तो मतलब ऑल दोस क्वेश्चंस विल बी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, दिख रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल के पेपर में आया है, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। यूनिट 5 कैन यू स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, वो तो हो चुका। अब और कुछ देखें, लिखा है समय कम है ना बेटा, कितना इसमें हम करेंगे, मुझे लगता है हो गया। और तो किसी ने चैट में नहीं लिखा ना कुछ, ठीक है ओके। किसी को कुछ कहना है तो बोल दो इतने, एक मिनट, नहीं तो फिर अभी वापस मैं जा रहा हूँ वही क्लास में। कुछ कहना है बेटा, समझ आ रहा है? क्वेश्चन पेपर्स वगैरह दिखा देंगे, आप बस स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता है। ठीक, और जो क्वेश्चंस भी हम कल से करेंगे वो सारे वही होंगे जो प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे सब। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात कर रहा था, एक मिनट मैं और पहले बोल लूं फिर एक साथ अभी आपको समय देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब क्या था, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार है। इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली whose performance is measured by return on capital employed। ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट सेंटर में प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, क्योंकि प्रॉफिट जब हम बोल रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर का परफॉर्मेंस मेजर करेगा। दस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर where his manager is responsible for sales revenues and cost, and in addition is responsible for some capital investment decision make। तो क्या समझे, प्रॉफिट में रेवेन्यू कॉस्ट दोनों आया था, मैंने बताया था ना, इन्वेस्टमेंट में रेवेन्यू भी आएगा, कॉस्ट भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, तो वेयर इज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड इन एडिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन। हिज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एज रिलेटेड टू कैपिटल बेस। ठीक है, कोई ROI जैसे मैं निकालना समझा रहा था। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ऑल्सो लाइक एन इंडिपेंडेंट बिजनेस वेयर एन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड बाय द मैनेजर्स ऑफ द डिवीजन। अ न्यू होटल, ये समझो, देखो चारों एग्जांपल अभी दोबारा बताएंगे। अ न्यू होटल बीइंग डेवलप्ड बाय अ कंपनी वुड बी एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इफ द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द होटल प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो फॉर इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो आप डिसाइड कर रहे हो एक नया होटल बनाना है मुझे, एक नई होटल चेन
10 में एक नया खोलना है कहीं पर, तो जो मैनेजर होटल मैनेजर बनाओगे उसको ये भी दिखाना पड़ेगा ना। प्रॉफिट सेंटर तो बताया था कि होटल मैनेजर जो है वो प्रॉफिट सेंटर हेड करता है, लेकिन अगर न्यू होटल की बात करें उसका जो मैनेजर होगा वो इन्वेस्टमेंट सेंटर हेड कर रहा है, क्योंकि उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि वेदर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज जस्टिफाइड और नॉट। ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बताई हैं। एक बार चारों को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे आप। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का क्या मीनिंग है इसको भी एक बार पढ़ लेंगे, लगभग 1-2 मिनट के लिए मैं रुका। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद अभी टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताएंगे, मतलब बता चुके हैं। चारों का एक एक एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। जब हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस मैनेजर की बात कर रहे थे वो कॉस्ट सेंटर था। जब हम सेल्स डिपार्टमेंट और सेल्स मैनेजर की बात कर रहे थे वो रेवेन्यू सेंटर था। सॉरी, जब हम होटल मैनेजर की बात कर रहे थे वो प्रॉफिट सेंटर था। मैनेजर ऑफ अ न्यू होटल की बात कर रहे थे तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर था। ठीक है, तो 1-2 मिनट के लिए मैं रुका, ध्यान से देखिए बेटा ये सब। समझ आ रहा है तो बोलो, क्लियर है लाउडली, और नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो जो भी पूछना चाह रहे हो। क्लियर है सर क्लियर है सर। लास्ट वेरी पॉइंट गुड। समझा, इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट सेंटर अभी बताता हूं, एक बार और बच्चों को पढ़ने दो। इन्वेस्टमेंट सेंटर कोई नया सेंटर नहीं है, इट इज अ प्रॉफिट सेंटर। एक प्रॉफिट सेंटर का ही एक्सटेंशन है जहां पर हम प्रॉफिट निकालते हैं ना। तो प्रॉफिट ये अभी एक वो जो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी ये और क्लियर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट सेंटर where a manager is responsible for investment made in the center। मतलब बेसिकली आपने कितना पैसा लगाया और उस पैसे पर आप क्या कमा रहे हो, दोनों चीज को रिलेट करोगे। जैसे एक एग्जांपल अभी आगे बताना था, अभी बता देते हैं। मान लो एक डिवीजन का एक 2 होटल है आपके, ठीक है, एक में प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीस और दूसरे का प्रॉफिट आया मान लीजिए 2 लाख रुपीस, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा, मतलब होटल ए का प्रॉफिट है 1 लाख, बी का प्रॉफिट है 2 लाख, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ए बेटर है या बी बेटर है, अगर प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से असेसमेंट करें? बोलो। बेटर है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे तो हम बी को बेटर बताएंगे क्योंकि वहां 2 लाख रुपए कमाए गए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है 1 लाख रुपीस जो हमने अर्न किया ना, मतलब होटल ए से, वहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख रुपीस की। कितने की इन्वेस्टमेंट थी बोलो, 5 लाख रुपीस की। तो 5 लाख का 1 लाख कितना था, 20%। तो यहाँ तो मैंने 20% अर्न किया है। और दूसरा वाला जो होटल बी है वहां मैंने 2 लाख रुपीस कमाया है, और हो सकता है मैं बोलूं वहां इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख रुपीस की। कितने की थी बोलो, 20 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की थी। तो वहां पर कितना परसेंट कमाया, 2 लाख रुपए कमाया 20 लाख रुपए लगाकर, तो 10% कमाया। कितना कमाया बोलो, 10% कमाया। तो पहले वाले केस में 5 लाख पर 1 लाख कमाया था, यहाँ 20 लाख पर 2 लाख कमाया है। तो अभी हमारा डिसीजन था होटल बी बेटर है। अब वो बदल गया ना, जब हमने इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा तो होटल ए इज बेटर बिकॉज इट इज गिविंग यू 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक मैंने मेजर पढ़ा दिया साथ साथ, ठीक है। तो इट इज गिविंग यू 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू होटल बी विच इज ओनली गिविंग 10%। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेंटर जब हम पढ़ते हैं तो ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट हमेशा हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, वो प्रॉफिट हमने कितना पैसा लगा के कमाया है ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए डेफिनेशन में भी देखोगे ना आप लिखा है, इट इज अ प्रॉफिट सेंटर whose performance is measured by its return on capital employed। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रॉफिट सेंटर ही है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस मेजर होगी प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर, कितना लगाया कितना कमाया। तो आई होप देखो अब ये समझ आया होगा। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। तो और 1 मिनट देखो सब देख लो, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कुछ कहना पूछना चाहते हो तो पूछ लो बेटा,
1 मिनट बाद अभी आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है कितने सर। स्टूडेंट? वेरी गुड, शाबाश। 15 स्टूडेंट हैं इस समय क्लास में है। सर कल कौन सा चैप्टर होगा बेटा? यूनिट 2 मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट करेंगे कल। अभी मैं दिखा दूंगा सिलेबस में, ठीक है? जाने से पहले बताऊंगा, आखिरी तक रुका करो, ठीक है? कल का एजेंडा भी बताएंगे, ओके सर। निश्चिंत रहो। वैसे मैंने आज आते ही बता दिया था, 5 दिन का एजेंडा बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बताएंगे, क्योंकि कई बार आपका नेटवर्क नहीं चल रहा होता है, कई बार कोई इशू होता है, ठीक है? तो बताएंगे, बिल्कुल बता के भेजेंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक? तो हम यहाँ पर थे, ठीक है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर समझ आ गए सबको, है? तो अब ये फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ लो, क्योंकि उसमें सिलेबस में था ना कॉस्ट, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो फीचर्स, एडवांटेजेस, ये सब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। हालांकि ये सब बिल्कुल सिंपल है, मैं बता ही चुका हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर क्रिएटेड। तो बिना सेंटर बनाए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं चल सकता। A plan is prepared in the form of budgets or standard for each responsibility center। तो कॉस्ट सेंटर का क्या बजट होगा, क्या एक्चुअल है, क्या स्टैंडर्ड है, ये सब आप बनाकर चलोगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज इवेल्युएटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजटेड इन द रेगुलर मंथली रिपोर्ट्स, ठीक है? तो परफॉर्मेंस कैसे समझ आएगी? एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर करोगे मंथली। वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस आर एनालाइज्ड सो एज टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाया गया है, कि हमें पता होना चाहिए किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है? क्यों वेरिएंस आया, मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी बजट से बढ़ गई या घट गई, क्यों हुआ ऐसा, तो ये सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किया जाता है। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज टेकन वेयर एवर पॉसिबल। तो क्या करेक्शन करना है, क्या प्रिवेंट करना है कि आगे से ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है? तो 1 मिनट रुका, मैं फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ लीजिए बेटा, देख लीजिए। क्लियर है तो बोलो क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। और कुछ पूछना कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। क्लियर है सर। वेरी गुड। तो है एडवांटेजेस सर। की बात कर सकते हैं, क्लियर है ना? एडवांटेजेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्या यस फायदे सर। होते हैं? वेरी गुड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अभी ऊपर बोला ही था ना, टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से हम रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एडवर्स परफॉर्मेंस इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। वो किसकी जिम्मेदारी है? होटल मैनेजर की जिम्मेदारी है, मेंटेनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है, या सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारी है? बेचारा सेल्स मैनेजर तो मेहनत कर करके कस्टमर लेकर आ रहा है, लेकिन आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, कंडीशन ही इतनी खराब है कि जो आता है वो भाग जाता है या नेक्स्ट टाइम नहीं आता है। तो फिर मतलब एक्चुअली मेंटेनेंस मैनेजर जिम्मेदार हुआ ना, सेल्स मैनेजर नहीं हुआ। कि अगर रिपीटेड कस्टमर नहीं मिल रहे हैं बिकॉज द मेंटेनेंस इज नॉट प्रॉपरली डन, तो ये सब आप कर पाएंगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करेंगे। The morale of the manager is high because of their active participation in decision making। तो ये सब जो बजट्स बनाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग से होती है। तो मोरल ऑफ द मैनेजर इज हाई। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटर मोटिवेशन टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है? तो मोरल हाई है, मोटिवेशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये पता है, ये भी पता है ना मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, इसके लिए नहीं हूं। मतलब मेरा दायरा बन गया, बाउंड्री बन गई, तो मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। और जब फोकस करूंगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, मोटिवेटेड फील करूंगा। नहीं तो क्या होता है, यही नहीं पता कि पता नहीं किसी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ जाती है, तो आई डू नॉट फील गुड इन दैट केस। तो इट हेल्प्स इन क्विक रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेरियस लेवल। तो आपको पता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन में कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैसे परफॉर्मेंस मेजर हो रही है, बताया था ना, मंथली रिपोर्ट्स बनती हैं। तो क्विक रिपोर्टिंग होता है इसमें। मैनेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन वैल्यूएबल मैनेजरियल स्किल्स। वो सीखते भी हैं, क्योंकि अपने डिवीजन में सारे डिसीजंस लेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो वो मतलब दे बिकम मोर स्किलफुल एज सच।
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो जब मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है तो फिर मैं उसको पूरा करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, किसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये सारे आपके क्या थे? एडवांटेजेस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा? एक मिनट, अब देखो स्क्रीन पर ये दोनों चीजें रहेंगी, फीचर्स एंड एडवांटेजेस। जिसको क्लियर है वो बोलते जाओ क्लियर है, और जिसको डाउट है तो पूछ लो क्या डाउट है, या कुछ और भी कहना है बीच बीच में। एक आध बात तो कहते रहा करो, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब ज्यादा अभी हम फिर टुवर्ड्स एंड डिस्कस करेंगे अगर कुछ और मतलब जनरल बातें आपकी अगर तो ये समझ आ रहा है? यस सर। बाकी Yes, sir. 15 बच्चे हैं तो 15 आवाज आनी चाहिए ना मुझे। यस सर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर आ रहा है। शाबाश, ठीक है। ये अब देखो इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस। डिवीजन मतलब वही जैसे डिपार्टमेंट अभी हम बोल रहे थे ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज हम डिविजनल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था। इसके लिए देखो एक बार मैं दिखाऊं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, ये कुछ कह रहे थे। देखो मेजरमेंट ऑफ, ये पढ़ा दिया ना, आप देख लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिखोगे, उसके फीचर्स और एडवांटेजेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूरा आपको समझ आ गया। इसके बाद सिग्निफिकेंस, उसके क्या फायदे हैं वो बताया था ना, एडवांटेजेस। डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बता दिया, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब हम यहाँ पर आ गए बेटा, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मतलब एक एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे। उसके दो तरह के मेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मेजर्स एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज क्लियर करनी है, और ट्रांसफर प्राइसिंग तो पहले ही मैंने बता दिया था। तो एज सच तो खैर आता नहीं है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताया है, और पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ लें। तो अभी हम इस पर आ गए वापस, ये पढ़िए बेटा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल लिखा था ना, तो एक बार पहले उसी एस्पेक्ट को मैं दिखाता हूं। देखो फाइनेंशियल मेजर से हमारा क्या मतलब है और नॉन फाइनेंशियल से क्या मतलब है, ये देखो यहाँ लिखा है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फाइनेंशियल मेजर्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल मतलब वही न्यूमेरिक, क्वांटिटेटिव, जिसमें कुछ डेटा होगा, कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, रुपीस की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में। तो इसके कौन कौन से मेथड होते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, एक बता दिया था ना मैंने अभी, आरओआई जब मैं पढ़ा रहा था, आपने पूछा था इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है सर, तो वहां मैंने यस आरओआई सर। बताया था, और एग्जाम्पल के साथ बताया था कि होटल ए बेटर है या बी बेटर है, तो वो समझ आया था ना आरओआई मेथड लगाकर। यस तो सर। वो फाइनेंशियल मेजर था। इसी तरह एक रेजिडुअल इनकम मेथड होता है, आरआई बोलते हैं, रेजिडुअल इनकम मेथड, अभी समझाएंगे। एक होता है सेल्स वॉल्यूम मेथड, तो सेल्स वॉल्यूम मतलब कितनी यूनिट हमने बेची है। ए डिपार्टमेंट ने 20,000 यूनिट बेची, बी ने 15,000 बेची, तो क्या ए बेटर है, वो कब तय करोगे, तो वो थोड़ा सा देखना है। एंड फाइनली एक कंट्रीब्यूशन मेथड होता है, पढ़ा भी होगा आपने अगर थोड़ा भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, वो बदलती नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन मेथड भी आपको बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी डिवीजन अच्छा कर रही है। तो ये तो कुछ फाइनेंशियल मेजर्स हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स अगर बोले, ये देख लो, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कौन से हैं, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो जिस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स बेटर है तो वहां पर आपका क्या होगा, मतलब वो डिपार्टमेंट को आप बेटर कह सकते हो। लीडरशिप क्वालिटीज कहां पर अच्छी हैं, मार्केटेबिलिटी ऑफ डिविजनल प्रोडक्ट, कितना अच्छे से आप उसको बेच पा रहे हैं, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड कॉलीग्स, सोशल प्रॉफिटेबिलिटी, सोशली हमारा जो डिवीजन है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, मतलब सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से एक्सीड करते हैं या नहीं। इसी तरह प्रोडक्टिविटी, मतलब जिस डिपार्टमेंट में हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी हायर है तो ऑब्वियसली वो बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं, क्या है बोलो? नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। और अब फाइनेंशियल मेजर एक एक करके पढ़ाएंगे, तो ये कभी वैसे सच मुझे नहीं लगता पूछा है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, बट सीधा सीधा ऐसे पूछता है एनी टू फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस, ऐसे कई बार पूछता है कि कोई से दो फाइनेंशियल मेजर बताओ
डिविजनल परफॉर्मेंस के, ठीक है। तो उसमें आपको बताया ही है, फाइनेंशियल मेजर्स में आप ROI बता दो और एक RI बता दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, ये दोनों ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी एक एक करके देखो, सारे पढ़ते हैं। तो अब हम ऊपर सर। वापस आते हैं जहां से मैं नीचे लाया था स्क्रीन को। कुछ कहना चाहते हो बेटा? कोई कुछ कह रहा था या सब क्लियर है? नो सर, क्लियर है सर। नो सर। वेरी गुड। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ तो जो चारों लिखे हैं ना, ये दो चारों के चारों फाइनेंशियल हैं और नीचे 2 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 6 फाइनेंशियल पढ़ा के भेज रहा हूं मैं। एक तो वेरिएंस एनालिसिस फाइनेंशियल है, प्रॉफिट भी फाइनेंशियल है, ROI भी फाइनेंशियल है, और एक RI मैंने बताया था फाइनेंशियल है। नीचे सेल्स यूनिट बताया उन्होंने, और एक दूसरा कौन सा बताया, कंट्रीब्यूशन। तो टोटल में कंट्रीब्यूशन आपको मेथड। 6 है ना, 6 फाइनेंशियल मेजर्स बता के भेज रहा हूँ। और वही नॉन फाइनेंशियल भी 6 ही, आई थिंक 6-7 जो लिखे हुए थे, तो उनको ध्यान 6 से है देख सर। लेना, है ना। 6 ही थे वो। तो अब एक एक करके देखो, इनको आसान है वैसे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। The basic objective of responsibility accounting is to measure divisional performance so as to determine the contribution of each division in the total performance of the company. ये सेंटेंस एसेंस है इस चैप्टर का, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम करते क्या है कि किस डिवीजन ने कितना कंट्रीब्यूट करके दिया, ये पता करने की कोशिश करते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन एंड फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार कंपनी लॉस में है, लेकिन 3 डिवीजन बहुत अच्छा कर रही है, एक डिवीजन बहुत खराब कर रही है, तीनों का प्रॉफिट वो खा गई, और उल्टा कंपनी को हो गया लॉस। तो बोल रहे हैं कंपनी लॉस में है, लेकिन 3 डिवीजन बेचारा अच्छा कर रही है, वो पेनलाइज हो रही हैं। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज फॉर वेरियस ऑफ द मार्क परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो जिन्होंने ज्यादा खराब परफॉर्मेंस की है, तो हमें बताना पड़ेगा कि किसकी परफॉर्मेंस खराब है। वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस आर। सबसे पहले वेरिएंस एनालिसिस है, आप सबको समझ में आता है वेरिएंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड, तो वो वेरिएंस होता है। पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम, तो उसमें वेरिएंस जब निकल जाएगी तो तय करेंगे कि रीजंस ऑफ वेरिएंस क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ, ताकि आगे से वो ना हो, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक actual performance is compared with standard or budgeted performance, and any variance between the two is analyzed to know the causes so that the responsibility can be established and corrective action taken. As applied to responsibility accounting, variance analysis should be undertaken for each cost center, revenue center, to measure the performance of each such responsibility center. क्या समझे? तो यहाँ पर रिस्पॉन्स वेरिएंस एनालिसिस किस किस का करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर का, रेवेन्यू सेंटर का, क्योंकि वो दोनों हो गया तो आगे का काम हो ही जाएगा। तो 1 मिनट के लिए रुका मैं यहाँ तक, एक बार ध्यान से देखो, कुछ पूछना कहना चाहते हो तो बेटा बोल सकते हो, और क्लियर है तो बोलो क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। वेरिएंस एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल मेजर ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डिवीजन की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, उसके फाइनेंशियल मेजर्स में पहला मेजर क्या है, वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। सेकंड मेजर क्या है, देखो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से क्या समझ में आता है, अब वो बताया ही हमने, जैसे होटल ए का 1 लाख है, होटल बी का 2 लाख है, अगर दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम होती, मान लो 5 लाख 5 लाख, तो फिर होटल 2B अच्छा कहलाता, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो हम प्रॉफिट पे रिलाई कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिवील्ड बाय अ प्रॉफिट सेंटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मेजर टू जज इट्स परफॉर्मेंस। However, this is not considered to be a very reliable measure of performance because the cost charged for computing profit may include direct divisional cost plus apportioned fixed overhead. Such allocation being इन द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये तो कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट पे हम रिलाई ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिवीजन का जब प्रॉफिट निकालेंगे,
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी शायद आपने किया होगा, जब वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते थे तो कुछ तो अपने डिपार्टमेंट के खर्चे होते थे, कुछ कंपनी के हम एपोर्शन करते थे, एलोकेट करते थे। तो वो जो किस बेसिस पर किया गया है वो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट मेथड जो है ज्यादा रिलायबल नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने एक्चुअली पूरा पढ़ा दिया, देखो मैं पढ़ देता हूं दोबारा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। Instead of considering the absolute size of divisional profit, most organization prefer return on investment of a division as a measure of its performance। ये एग्जांपल लगभग वैसा ही है जैसा मैंने बताया था। तो आप चाहेंगे तो अभी स्क्रीनशॉट्स लेना हो तो मैं स्क्रीन पर रख दूंगा। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ठीक है। तो ROI, अब इसके बाद देखो RI बताते हैं, रेजिडुअल इनकम। ये क्या है? रेजिडुअल इनकम समझो ध्यान से, एक फॉर्मूला लिखा दिख रहा है बेटा आपको, रेजिडुअल इनकम इक्वल्स टू डिविजनल प्रॉफिट माइनस डिविजनल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो, रेट ऑफ चार्ज कह सकते हो। मान लो डिवीजन ए का प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीस, ठीक है, उसमें हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हमें कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए था। तो 5 लाख पे 10% कितना बनता है? 50,000। 50,000 तो हमें कमाना ही था 100%, लेकिन हमने कमाया 1 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा कमाया? 50,000। वो हमारी रेजिडुअल इनकम है। क्या है? रेजिडुअल इनकम है। तो इसमें ये समझ आता है कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है, फ्री में तो लगाया नहीं है ना पैसा, कुछ तो चाहिए था उस पर, उसके ओवर एंड अबव आपने जो कमाया तो वो बेटर, वो आपको बताएगा कि ये डिवीजन कितना अच्छे से काम कर रही है। तो रेजिडुअल इनकम में बी डिफाइंड एज द प्रॉफिट ऑफ अ डिवीजन लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट यूज्ड बाय द डिवीजन। ठीक है, वो जो चार्ज लिखा हुआ है वो उसको रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो कैपिटल चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट यूज्ड बाय द डिवीजन, इट इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड मेथड। तो रेजिडुअल इनकम का दूसरा नाम आपको पता चल गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड मेथड, where economic value added is profit minus cost of invested capital in the division। तो वो एग्जांपल मैंने देके बताया ही है कि अगर 1 लाख रुपीस मैंने अर्न किया है, एक डिवीजन ने 5 लाख इन्वेस्ट कर रखा था, उसका 10% रेट ऑफ चार्ज था, तो 50,000 तो कमाना ही था, लेकिन 1 लाख अर्न किया है तो 50,000 जो एक्स्ट्रा अर्न किया है वो रेजिडुअल इनकम है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, ये चारों मेजर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको ढंग से देख लीजिए बेटा। कुछ पूछना कहना चाहते हो तो बोलो, और समझ आ गए तो बोलिए क्लियर है। ये 2 मेजर्स 1 मिनट और 2 मेजर्स 1 मिनट, ठीक है। मेजरमेंट, वेरिएंस एनालिसिस, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और चौथा बताया रेजिडुअल इनकम। ये क्या है? फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो समझ आ रहा है? यस यस सर। सर आ यस रहा और है। नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तीन आवाज आई, कितने बैठे हैं अब? 14। 15, एक तो मैं ही हूँ। 15 यस सर। यस सर। हाँ 14 देखें किसी ने चैट में कुछ और लिखा क्या? नहीं, लास्ट यही दिख रही है। सर्कल कौन सा चैप्टर होगा वो अभी बता के भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो वापस आ जाते हैं, कुछ पूछना नहीं है आपको, सब समझ आ रहा है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताया था अभी सब। इसके बाद ये रेजिडुअल इनकम बताया है। और 2 उधर थे, देखो कौन से? कंट्रीब्यूशन देखो पहले बताते हैं, पता ही है आपको कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द डिवीजन आर कंसीडर्ड रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर कंसीडर्ड इरेलेवेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिवीजन। तो एक डिवीजन बंद भी करते हैं तो क्या उसकी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब उस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो चलती रहेगी ना। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए
ये कहना चाहते हैं ये बस, ठीक है। एज दीज आर इनकर्ड एज अ होल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय वेरियस डिविजन्स मे बी यूज्ड टू इवैल्यूएट देयर रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन को हम फोकस कर सकते हैं। सेल्स वॉल्यूम मेथड मैंने बताया था, कितनी यूनिट हमने बेचा है। तो इफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिवीजन इज ऑन द सेम पैटर्न, कॉस्ट लगभग सेम है सभी की, ठीक है। एंड सेम पीपल आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इनकरेंस ऑफ वेजेस एंड मटेरियल कॉस्ट, सेम लोग हमारे लगे हुए हैं, तब हम वॉल्यूम ऑफ सेल्स जनरेटेड बाय अ डिवीजन में भी टेकन टू मेजर डिविजनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उस केस में जब पैटर्न ऑफ कॉस्ट सेम हो, पीपल सेम हो, तो उस केस में हम सेल्स वॉल्यूम मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन 6 के 6 मेथड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से 2 मेथड है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड और एक रेजिडुअल इनकम मेथड मैंने बताया आपको, ठीक है। तो देखो 1 मिनट रुका हूं मैं यहाँ पर, कुछ पूछना कहना चाहते हैं तो बोलिए बेटा। सर एक बार कंट्रीब्यूशन मेथड बता देना। कंट्रीब्यूशन मेथड ये कहता है कि जब हम डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देना चाहिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। अब मान लो मेरे कॉलेज, मतलब कोई कॉलेज जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसको हमने रेंट पे, लीज पर ले रखा है। एक डिपार्टमेंट अगर वहां कॉमर्स डिपार्टमेंट कल बंद करते हैं तो कॉलेज के लीज रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बताओ। No, तो sir. वो तो पूरा एज अ होल दिया जाएगा ना। तो लीज हाँ। रेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इग्नोर करो। कॉमर्स डिपार्टमेंट कैसा कर रहा है वो आप सिर्फ उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देख लो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसको जो आपने एलोकेट कर रखी है वो कल को ये बंद भी कर दोगे समझो तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरी की पूरी खर्च करनी ही पड़ेगी, ये समझाना चाहते हैं। तो जब हम डिविजन्स की परफॉर्मेंस को मेजर करें तो इट इज बेटर कि वी इवेल्युएट the divisional performance on the basis of contribution rather than profit के बेसिस पर ना निकालकर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर निकालें, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक डिवीजन की नहीं होती है, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। Yes, sir. ओके सर, गॉट इट। वेरी गुड। और किसी को देखो कुछ कहना पूछना है, ये जो अभी पढ़ाया मैंने। एक ऊपर हमने वो प्री रेक्विजिट्स था, देखो उसको 1 मिनट पढ़ लो, अगले 2-3 मिनट में। प्री रेक्विजिट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, वो भी कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं, या तो स्पेसिफिकली अलग से पूछा जाए, नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में यू कैन राइट दिस हेडिंग, प्री रेक्विजिट्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या क्या होना जरूरी है। इट शुड बी अ बिग कंपनी, छोटी कंपनी है तो जहां डिविजन्स है ही नहीं, 1-2 ही डिवीजन है, तो फिर आप उसको कैसे करोगे। तो इट शुड बी अ बिग कंपनी विद अ डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर and where areas of responsibilities are well defined at different levels of organization. There are clearly set goals and targets for each responsibility center. तो हर responsibility center का goals targets clear होना चाहिए। Managers actively participate in establishing the budget against which their performance is measured. Managers का active participation जरूरी है। Accounting system generates correct and dependable information for each responsibility center. तो accounting system होना चाहिए वहां पर। The managers are held responsible only for those activities over which they exercise significant degree of control. तो जैसे मैंने बोला था कि कॉमर्स का टीआईसी हूं तो कॉमर्स की कॉस्ट तो मेरे हाथ में है बट फिजिक्स की नहीं है, ठीक है। मैनेजर्स मस्ट ट्राई टू अटेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। गोल्स फॉर ईच एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अटेनेबल with efficient performance. Performance reporting should be timely and should contain significant information relating to the responsibility center. तो टाइमली नहीं करोगे, हमने मंथली कहीं यूज किया है, देखो पता चला साल साल भर बाद रिपोर्ट भेजोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहां कोई करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन आप नहीं ले पाएंगे। तो ये सब कुछ मैंने बताया प्री रेक्विजिट्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा बनाना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है। तो इस सब के 1 मिनट रुका, इसको देख लो ढंग से, कुछ पूछना कहना है तो बोलिए बेटा। प्री रेक्विजिट्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग।
और क्लियर है तो बोलो क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है वेरी सर। गुड, शाबाश। तो अब देखो ये फिर वही निगाह मारनी है तो अपना यूनिट 5 देख लो। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंटर डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स, तो कंप्लीट हो गई पूरी यूनिट 5। और यूनिट 5 का मतलब यहाँ लिखा है देखो इस टेबल में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो 8 मार्क्स का एलोकेशन है। तो 7 + 8 मतलब 20% काम हमने आज कर लिया, 15 नंबर अगर 75 नंबर का पेपर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होता है इस पर, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब कई बच्चों ने पूछा है ना कि सर कल क्या पढ़ना है, तो कल यूनिट 2 पढ़ेंगे बेटा हम, कंप्लीट मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 15 मार्क्स का, वो कल कराया जाएगा। ये देख लो सिलेबस आपके सामने है, आप पढ़कर आए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यूनिट 2 सर न्यूमेरिकल्स भी मार्जिनल कराओगे ना? कॉस्टिंग। हाँ बोलो। न्यूमेरिकल्स भी कराओगे ना कल मार्जिनल कॉस्टिंग की? बिल्कुल कराएंगे बेटा, न्यूमेरिकल के बिना थोड़ी होगा वो। जहाँ थ्योरी आती है वहाँ थ्योरी पढ़ाएंगे, जहाँ न्यूमेरिकल आता है वहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। ओके सर। निश्चिंत रहिए। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या है ये दिख रहा है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड इनकम डिटर्मिनेशन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैथमेटिकल ग्राफिकल अप्रोचेस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 15 नंबर का आना है ये पेपर में, ठीक। तो ओके कल के सर। 2 घंटे में 5 बजे से 7 बजे तक जितना मैक्सिमम हो पाएगा इसी को करेंगे। तो आप पढ़कर भी आइए, अपना भी कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे, और नहीं तो हम तो करा ही देंगे रिवीजन जो हमारे हिसाब से जरूरी है, ठीक है। तो ये बात समझ ओके आई। सर। यस सर। अब बोलो, अब आप 1 मिनट अगर एक बार देखें, चैट में तो किसी ने कुछ और नहीं लिखा, तो एक बार रिकॉर्डिंग बंद करें, कहाँ से होगी, रिकॉर्ड एंड यहीं से होगी ट्रांसक्रिप्ट। सर। नहीं तो ये इसी पे रिकॉर्ड चल रही इसी है, पे क्लिक रिकॉर्डिंग, करके हाँ स्टॉप स्टॉप हो स्टॉप जाएगी, रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो ये हो गई स्टॉप। वेरी